नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और आज हम लोग बीपीएससी टीआरई थ्री से संबंधित क्लास करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी थ्री में इसी से प्रश्न आया था और हम लोग 4.0 का आज क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग एसएसटी में 80 नंबर का जो एग्जाम होता है सब्जेक्ट का, उसमें से हिस्ट्री जो 40 नंबर होता है उसमें प्राचीन इतिहास का ये क्लास होगा। गुप्त वंश का उद्भव एवं विकास। पीछे हम गुप्त वंश से पीछे तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज गुप्त वंश का उद्भव एवं विकास देखेंगे और मेरा सिलेक्शन टीआरई थ्री में हुआ है और मैं इसी बुक को पढ़ा था और भी बहुत सारा सेट प्रैक्टिस लगाए थे हम, लेकिन एक एक करके हम टोटल अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और बाकी का सेट प्रैक्टिस का लाइव 7 बजे से जीएस का और लाइव 8:15 से सब्जेक्ट का एमसीक्यूज लाइव चलता है। ज्वाइन कर लीजिएगा आके, उसमें लाइव क्लास चलता है, ठीक है ना। तो समय व्यर्थ किए बिना हम लोग शुरू करते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए, गुप्त वंश का उद्भव एवं विकास। ये 80 नंबर में 40 नंबर का जो होता है ना हिस्ट्री कॉम्बिनेशन, कोई हिस्ट्री रखेगा, कोई पॉलिटी, कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसमें 40 नंबर का जो हिस्ट्री होगा उसका ये क्लास है, ठीक है ना। चलिए, ये पीजीटी में भी काम आएगा। पीजीटी के अगर कोई स्टूडेंट होंगे और हिस्ट्री से एग्जाम दे रहे होंगे तो उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है ए में गुप्त मूलतः वैश्य थे, बी में कह रहा है गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना विस्तृत था, सी कह रहा है ईसा की तीसरी सदी के अंत में इनका आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार था, और डी कह रहा है गुप्तों ने 120 वर्ष तक भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इस ऐसा प्रश्न आएगा टीआरई 4 में, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा हो जाएंगी, कम होंगी और सीटों की स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे और सीटों की संख्या कम। तो इस स्थिति में बीपीएससी क्या करेगा, हार्ड प्रश्न लगाएगा कथन कारण वाला। और इस तरह के प्रश्न वैसे स्टूडेंट दे पाएंगे जो सिद्धांतिक या डीपली अध्ययन किए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग डीपली अध्ययन कीजिएगा और इसके लिए हम बुक लिस्ट बता दिए हैं, जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा कि हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हो या जीएस का हो, कौन कौन सा बुक लिस्ट पढ़े। तो उसको आप लोग खरीद कर मार्केट से परचेज करके पढ़िएगा, 4 बार 5 बार रिवीजन कीजिए और इसको लगाइए। तो इसका आंसर वीडियो को रोक कर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुप्त साम्राज्य मौर्य इतना विस्तृत नहीं था। तो इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। कह रहा है कि दिए गए कथनों में कथन भी सत्य नहीं है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य इतना विस्तृत नहीं था, किंतु इसने संपूर्ण भारत, उत्तर भारत को 335 ईस्वी से 445 ईस्वी तक लगभग एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। ईसा की तीसरी सदी के अंत में गुप्त वंश का विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार में था। बुझे? तो बस यही चीज है, मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाएंगे। एक काम करेंगे ना, हम व्याख्या आपको दिखा देंगे, आप व्याख्या को वीडियो रोक कर व्याख्या पढ़ लीजिएगा, इस तरह लंबा वीडियो नहीं जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र था। बी 2 में कह रहा है गुप्त वंश के शासक सातवाहनों के संबंध थे। 3 कह रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों से कुषाण पुरावशेषों के ठीक बाद गुप्त पुरावशेष मिले। तो बताइए उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सत्य है। एक में कह रहा है 1 या 2, बी में कह रहा है 1 या 3, सी में कह रहा है 1 2 3 या डी में केवल 2। तो वीडियो रोककर आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2। 1 और 3 सत्य है, बाकी 2 सत्य नहीं है। गुप्त वंश के शासक सातवाहनों के संबंध थे, गलत कथन है, ठीक है ना। चलिए व्याख्या देखते हैं। इसका हो जाएगा एक सत्य संभवतः यह प्रतीत होता है कि गुप्त शासक बिहार अपेक्षा उत्तर प्रदेश को अधिक महत्व देते थे, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं। गुप्त शासकों की सत्ता का केंद्र प्रयाग था, जहां से उन्होंने अपने साम्राज्य का निरंतर विस्तार किया, अथवा उत्तर प्रदेश ही वह स्थान प्रतीत होता है जहां से गुप्त शासकों ने अपने शासन को सुचारू रूप से संचालित किया। बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों से मिले गुप्तकालीन पुरावशेषों के साक्ष्य जिसमें जीन, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और जूते आदि सम्मिलित हैं, जिनका पूर्व में कुषाणों द्वारा प्रयोग किया गया था। देखिए पूरा प्रूफ के साथ व्याख्या बताया गया है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कुषाण पुरावशेष से ठीक बाद गुप्तकालीन पुरावशेषों का मिलना एक संयोग मात्र नहीं था, बल्कि
कुषाणों से गुप्तों ने बहुत सारी गतिविधियां सीखी थी, इसलिए कथन तो असत्य है, क्योंकि गुप्त वंश के शासक सातवाहनों के नहीं बल्कि कुषाणों के सामंत थे। देखिए प्रूफ के साथ बताया है हिस्ट्री में। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग करना गुप्त शासकों ने कुषाणों से नहीं सीखा था? जीन का प्रयोग, लगाम का प्रयोग, जूतों का प्रयोग या युद्ध में घोड़े का प्रयोग? तो बताइए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युद्ध में घोड़े का प्रयोग। कह रहा है कि युद्ध में घोड़े का प्रयोग करना गुप्त शासकों ने कुषाणों से नहीं बल्कि कुषाणों से नहीं सीखा था। इसका प्रमाण गुप्त काल के सिक्कों पर मिलता है। गुप्त काल के सिक्कों पर मुख्यतः घुड़सवार अंकित है। कुछ गुप्त राजाओं के को उत्तम और अद्वितीय महारथी कहा गया है, रथ पर लड़ने वाले, लेकिन उनकी मूल शक्ति का आधार घोड़ों का प्रयोग था। ठीक है ना, लेकिन प्रयोग नहीं सीखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश के उद्भव और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके राज्य में मध्य भारत की उर्वर भूमि के कारण उपज अच्छी होती थी। 2 कह दक्षिण बिहार से प्राप्त लोहे के उपयोग से उन्नत तकनीक के औजार और हथियारों का निर्माण को बल मिला। 3 कह रोमन साम्राज्य से व्यापार में वृद्धि हुई थी। बताइए उपयुक्त में से कौन से यह कथन सत्य है? केवल एक या दो, 1, 2, 3 या केवल 3? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 कथन सत्य है। देखिए व्याख्या आप लोग वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत लंबा है, पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग खुद नहीं देख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? गुप्त राज्य क्षेत्र और स्थिति बता रहा है। अनुगंग का मध्य गंगा का मैदान, प्रयाग का इलाहाबाद, ठीक है, साकेत का आधुनिक दिल्ली या मगध का आधुनिक पटना? तो ये साकेते वाला गलत है, ठीक है ना, सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। अयोध्या, साकेत को अयोध्या से कहा जाता था, ना कि दिल्ली से, याद रखिएगा। व्याख्या दिया गया है, व्याख्या रोककर देख लीजिए आप। अब हम लोग प्रमुख शासक के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 1 में उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था जो संभवतः नेपाल की थी। दूसरा, उसने क्षत्रिय कुल में विवाह कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। तीसरा, चंद्रगुप्त ने महाबलशाली की उपाधि धारण की थी। ये वाला है। अब बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, केवल 1, 1 और 2, 1 और 3 या 1, 2, 3? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 1 और 2 सत्य है, बल्कि तीसरा कथन असत्य है। कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में 1, 2 सत्य, परंतु गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया जो संभवतः नेपाल की थी, इससे उसकी सत्ता को बल मिला था। गुप्त लोग संभवतः वैश्य से थे, इसलिए क्षत्रिय कुल में विवाह करने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करती थी, ना कि महाबलशाली की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत कब की थी? तो बताइए, 319 से 320 में, 320 से 321 में, 322 से 323 में या 318 से 319 में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 319 से 320 में अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल का तक ही प्रचलन में रहा। कई गुप्त सम्राटों के अभिलेखों के काल निर्देश इसी संवत के अनुसार मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासक को उसके साहसिक अभियानों के लिए भारत का नेपोलियन कहा गया है। ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में अशोक या डी में समुद्रगुप्त? तो अशोक तो होगा नहीं, 1, 2 होगा नहीं, 1 और 3 नहीं होगा, 2 और 4 में आपको चौथा समुद्रगुप्त होगा। समुद्रगुप्त को उसके साहसिक अभियानों के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे व्याख्या में दिया है, उसने गुप्त साम्राज्य को अभूतपूर्व विस्तार दिया था। क्या दिया था? विस्तार दिया था। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है और उसमें यह बताया गया है कि उसने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया था। देखिए यही चीज हम पढ़े थे, दूसरा हम हाथी घोड़ा कथी पढ़ेंगे। यही बुक को पढ़कर ऐसा ही सेट प्रैक्टिस लगाकर हम क्या किए थे, बार बार इसको रिविजन किए थे, बार बार इसका क्या किए थे, रिविजन किए थे। और देखिए क्वेश्चन आया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, आत्मविश्वास बढ़ा, अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ हम इतना प्रश्न लगा के गए हैं, इससे एग्जाम में नहीं आने वाला प्रश्न भी सही हो जाता है। चलिए, समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका शासनकाल 335 से 380 के बीच था। वह अशोक के समान शांति और अनाक्रमण का पालन करता था। हरिसेन उसका दरबारी कवि था। बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है?
तो ये तो अनाक्रमण का पालन वाला गलत हो जाएगा, तो इसलिए 1 और 3 सही है। जिसमें 2 है वो सही नहीं होगा, ये दोनों होगा नहीं, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। देखिए व्याख्या कह रहा है, व्याख्या थोड़ा सा बड़ा है। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उसने समुद्रगुप्त के पराक्रम का उदात्त वर्णन किया। एक लंबे अभिलेख में कवि ने गिनाया है कि समुद्रगुप्त ने किन किन लोगों को किन किन देशों पर पराजित किया था। और दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि समुद्रगुप्त अशोक के विपरीत, अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करता था। कब? बौद्ध धर्म अपनाने के बाद। बौद्ध धर्म से पहले अशोक भी प्रचंड चंडाल अशोक की उपाधि लिए हुए था, लोग उनको बोलते रहते थे। वहां बहुत, वो अपने भाइयों को मार के ही राजा बने थे। तो समझिए वो निमन आदमी मार के बनेगा नहीं। तो समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में आनंद पाता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थानों और क्षेत्रों के 5 समूहों में बांटा जाता है। 5वें समूह में कौन कौन से राज्य शामिल थे? ए में चेर और चोल, बी में शक और कुषाण, सी में पल्लव सिथियन, डी में नेपाल और पंजाब। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शक और कुषाण। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त द्वारा विजित 5वें समूह में शक और कुषाण राज्य शामिल थे। समुद्रगुप्त द्वारा विजित प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के शासक, द्वितीय में नेपाल असम बंगाल आदि के राजा जो पूर्वी हिमालय के राज्यों तथा सीमावर्ती राज्यों में शासन करते थे। तृतीय समूह में आठविक राज्य जो बिंद क्षेत्र में रहते शिकारी वाले शामिल थे। चतुर्थ समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक शामिल थे। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। 2 कह रहा है समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरा कह रहा है समुद्रगुप्त का अभिलेख अयोध्या से प्राप्त होता है। बताइए इनमें से कौन कौन कथन सत्य है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या केवल 2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सत्य है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था, ठीक है। इसमें से 2 और 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है, याद रखिएगा, अयोध्या से नहीं। आइए देखते हैं व्याख्या इसका। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध मंदिर का बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। अनुमति प्राप्त होने पर यह मंदिर विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हो गया। इलाहाबाद की प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, ये तो सही है। तीसरा सत्य है, क्योंकि समुद्रगुप्त का अभिलेख अब इलाहाबाद के उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर शांतिकामी अशोक का अभिलेख है, अयोध्या में नहीं, इलाहाबाद में, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्यों को क्या कहा जाता था? तो अभी हम पे पता कहें जंगली या शिकारी। तो आंतरिक राज्य, आदिवासी राज्य, आठविक राज्य, सीमावर्ती राज्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आठविक राज्य कहा जाता था। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने पश्चिमी समुद्र तट प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर कब्जा कर लिया। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बताइए उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? 1 और 2, 1, 3, 1, 2, 3 या केवल 3। तो सीधे से बात है, तीनों कथन सत्य, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। व्याख्या आपके सामने है, देख लीजिए इसको, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का प्रभुत्व पश्चिम उत्तर भारत और बंगाल तक स्थापित किया था? ए में दिल्ली स्थित लौह स्तंभ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ अभिलेख में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, व्याख्या क्लियर कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक और है, चंद्र नामक राजा की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। बी कह रहा है उसके दरबार में अमर सिंह नामक रत्न रहता था। सी कह रहा है उसके समय में चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत आया था। और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। है दोनों तो सही है, ह से ह्वेन सांग, ह से हर्षवर्धन। तो हम तो आपको याद करवाए हैं, इसलिए कथन यही सी गलत है, पूछा ही गलत है, इसलिए आंसर सी होगा। 16 कह रहा है मेघदूत के रचयिता कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। यह दरबार कहाँ लगता था? ए में उज्जैन, बी में मालवा, सी में इलाहाबाद या डी में मेहरौली। बताइए। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन। मेघदूत के चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। मेघदूत के रचयिता कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। यह दरबार उज्जैन में लगता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वारामिहिर, वरुरुचि जैसे विद्वान थे।
ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्तकालीन प्रशासन। 17 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंशों के शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी आडंबरपूर्ण उपाधि धारण नहीं की थी? परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक या देवानाम प्रियदर्शी। तो ये हो जाएगा, ये अशोक किया था, ये नहीं किए थे। ठीक है ना, ये लोग नहीं किया था। तो व्याख्या रोक कर देख लीजिए, 2 मिनट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या, वीडियो रोक कर। 18 नंबर कह रहा है, गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में राजा का पद वंशागत था। बी में राज्य सत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। सी में राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को मिलती थी। यह उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए में केवल एक, दो, बी में केवल दो, सी में एक और दो, या डी में एक, दो, तीन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो सही है। और राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को मिलती थी, यही कथन गलत है। आइए देखते हैं। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में सब क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा, पढ़ लीजिए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, गुप्त प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए में गुप्तों की सेना में 3 लाख पैदल सैनिक थे। बी में राजा स्थायी सेना रखता था। सी में अश्वचालित रथ अप्रासंगिक हो चुके थे। डी में घुड़सवारों की महत्ता सैन्य प्रशासन में बढ़ गई थी। बताइए इनमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, गुप्तों की सेना में 3 लाख पैदल सैनिक थे, यही कथन गलत है। चलिए, गुप्त प्रशासन के संबंध में कथन ए सत्य नहीं है, क्योंकि गुप्त सेना की संख्या ज्ञात नहीं है, परंतु सेना के 4 प्रमुख अंग थे, पदाति, रथारोही, अश्वारोही और गज सेना। पदाति सेना की छोटी टुकड़ी को चयुत चथुई, गज सेना के नायक को कटुक तथा अश्वारोही सेना के प्रमुख को अटासपति कहा जाता था। साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था, चाट। ठीक है ना, याद रखिएगा, पूछा इस तरह से प्रश्न। हर्षवर्धन के काल में चाट एवं भाट होता है, पुलिस से संबंधित था। और गुप्त काल में साधारण सैनिक को चाटी, पूछा है टीआरई 2 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न पूरा है, गुप्तकालीन राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में कह रहा है, राज्य द्वारा उपज के चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लिया जाता था। 2 कह रहा है, राजकीय सेना के अभियान का खर्च राजकीय कोष से होता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या न तो एक और न ही दो। बताइए इसमें से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है ना, इसका व्याख्या देख लीजिए रोक कर वीडियो बढ़िया से। 21 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार, जिसको बिस्टी भी कहा जाता था, कराया जाता था। यह क्या था? यह एक प्रकार का निःशुल्क श्रम, एक प्रकार का कर, एक प्रकार की सैनिक सेवा, या एक प्रकार राजकीय सम्मान। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक प्रकार का क्या हो जाएगा, ये निःशुल्क श्रम कराया जाता था। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा बढ़ते क्रम में है? तो बताइए, ग्राम, तो वित्त, तो विषय, भुक्ति या राज्य। यही हमको लग रहा है। सबसे छोटा ग्राम, उससे बड़ा विधि, उससे बड़ा विषय, विषयपति होता था, भुक्ति, उसके बाद राज्य होता था। तो यही कथन सत्य है। देखकर रोक कर देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न है, गुप्तकालीन किस स्रोत से यह जानकारी प्राप्त होती है कि शिल्पी, वानिक और लिपिक एक ही संस्था में कार्य करते थे? ए में प्रयाग प्रशस्ति से, बी में वैशाली से प्राप्त सीलों से, सीलो मैंने कुछ होता है स्रोत पत्थर उथर का, लिखा उखा जाता है। सी में मेहरौली लौह स्तंभ से, या डी में मेघदूतम कृति से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली से प्राप्त सीलों से। ठीक है ना, व्याख्या रोक कर देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। 2 में उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। 3 में उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो ये इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सत्य है। व्याख्या देख लीजिए। अब हम लोग गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था देखेंगे। प्रश्न है, गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में कह रहा है, आर्थिक जीवन की जानकारी फाहियान की यात्रा वृत्तांत से मिलती है। 2 कह रहा है, जैन धर्म को धनी वर्ग का समर्थन प्राप्त था। 3 कह रहा है, मगध नगरों और धनवानों से भरा हुआ क्षेत्र था। इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, 1 और 3 सही है, यानी कि आर्थिक जीवन की जानकारी फाहियान के यात्रा से मिलती है
और मगध नगरों और धनवानों से भरा हुआ था। जैन धर्म की धनी वर्ग का समर्थन प्राप्त था। यही कथन गलत है। व्याख्या रोककर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? टका, दिनार, निष्क, शतमान। तो हो जाएगा दिनार होगा इसका। व्याख्या दिया गया है, रोकिए और इसको रीड कर लीजिए। 27 कह रहा है, गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में सिक्कों पर युद्ध प्रियता और कला प्रियता का संकेत मिलता है। 2 कह रहा है, गुप्त शासकों के सिक्के कुषाण सिक्कों की तरह ही शुद्ध थे। 3 कह रहा है, इस काल में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सत्य है। 1 कह रहा है, सिक्कों पर युद्ध प्रियता और कला प्रियता का संकेत मिलता है और तथा इस काल में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए। ये दोनों कथन सत्य है। बल्कि दूसरा कथन कह रहा है, युद्ध शासकों के सिक्के कुषाण सिक्कों की तरह ही गुप्त शासकों के सिक्के कुषाण सिक्कों की तरह शुद्ध थे। यही कथन गलत है। इसे बहुत अशुद्ध सिक्का जारी किया। व्याख्या देख लीजिए, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। गुप्तकालीन व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में सुदूर व्यापार यानी रोमन व्यापार में ह्रास हो गया था। दूसरा कह रहा है, रोमन लोगों ने चीनियों से रेशम उत्पन्न करने की कला सीखी थी। तीसरा कह रहा है, बुनकरों ने मूल व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय अपना लिया। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन इसका सत्य है। ऑप्शन सी होगा इसका। देखिए व्याख्या इतना बड़ा है, पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने में को 5 मिनट लगेगा, बस टाइम भाग जाएगा। तब तक और क्वेश्चन भी हम लोग लगा लेंगे। आप लोग बस क्वेश्चन से ना मतलब है, व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन लगा देते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, गुप्त काल में किस स्थान पर सर्वप्रथम ब्राह्मण पुरोहितों को भूस्वामी के रूप में उदय हुआ था? मध्य प्रदेश, पश्चिमोत्तर भारत, दक्कन या मगध? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। व्याख्या आपके सामने है, देख लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक है गुप्तकालीन समाज। हम लोग अब गुप्तकालीन समाज पढ़ेंगे। कह रहा है, गुप्तकालीन समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में ब्राह्मणों ने गुप्त शासकों को वैश्य घोषित किया। 2 में ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को देवताओं के गुणों से अलंकृत रूप में चित्रण किया। गुप्त राजा ब्राह्मण प्रधान वर्ण व्यवस्था में परम प्रतिपालक हो गए। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। बल्कि ब्राह्मणों ने गुप्त शासकों को वैश्य घोषित किया, ये गलत। घोषित थोड़ी पहले ही से सब था। व्याख्या आपके सामने है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था, फिर उसके बाद कला साहित्य देखेंगे, उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। दूसरा कह रहा है, उन्हें रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार था। तीसरा कह रहा है, वे कृष्ण नामक नए देवता की पूजा करते थे। तो बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन इनका सत्य है, ठीक है ना। चलिए व्याख्या देख लीजिए, आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लगाते हैं। कह रहा है, पति के मरने पर उसकी पत्नी का पति की चिता में आत्मदाह करने का पहला अभिलेख ये साक्ष्य प्राप्त होता है। ये इसका हो जाएगा 510 ईस्वी में, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 510 ईस्वी में। देख लीजिए, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में इस चीज की चर्चा किया गया है, यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त कालीन में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है, विवाह के समय वधु को भेंट में दिया जाने वाला धन स्त्री धन कहलाता था, दहेज। 2 कह रहा है, कात्यायन के अनुसार स्त्री अपनी स्त्री धन बेच सकती थी, दहेज वाला। जमीन में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका हो जाएगा तीनों कथन सत्य है, ठीक है ना। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या यहाँ दिया गया है, इसको ही पढ़ लीजिए। हम लोग यहाँ गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था में प्रश्न है कि गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी तरह का प्रश्न आएगा टीआरई 4 में। आप लोग भले मत देखिए वीडियो, लेकिन जब आ जाएगा ना तब कहिएगा कि देख लिए रहते। 1 में कह रहा है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना प्रारंभ हुआ। खुद उठा के देखिए आप लोग। टीआरई 1 में किस तरह का था प्रश्न, टीआरई 2 में वन लाइनर था, टीआरई 3 में देख लीजिए एकदम हिला दिया था प्रश्न को, और 4 में तक देखिएगा उड़ा देगा। 1, 2 में नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। 3 में भागवत देवता जनजातीय सरदार का दिव्य प्रतिरूप समझे जाते थे। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा कथन बी,
यानी कि कथन बी करें ऑप्शन बी 2 और 3 सत्य है, ठीक है ना। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजस्व मिलना प्रारंभ, ऐसा थोड़ी है, मौर्य साम्राज्य से ही राजस्व मिलने लगा था बौद्ध धर्म को। व्याख्या पढ़ लीजिए, ठीक है ना, वीडियो रोककर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में कृष्ण की विष्णु से अभिन्नता दिखाने के उद्देश्य से किस गाथा काव्य को नया रूप दिया गया? तो महाभारत, कुरुक्षेत्र, कृष्णलीला, रामायण। तो इसका हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति एवं अहिंसा है। भक्ति का अर्थ प्रेममय निष्ठा आवेदन है। छठी सदी में आकर विष्णु की गणना शिव ब्रह्मा के साथ होने लगी। भागवत पुराण ब्रह्मा को समर्पित पुस्तक है। तो इसका बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, ये आपको ब्रह्मा को ना छोड़ के कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान को समर्पित पुस्तक है, उनकी लीलाओं, ठीक है ना, और कीर्तन का इसमें चर्चा किया गया है। व्याख्या देख लीजिए आप। अब हम लोग देखेंगे गुप्त कालीन कला, साहित्य एवं विज्ञान, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कह रहा है गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि, अच्छा आंसर मिल गया आप लोग को, क्योंकि कला के क्षेत्र में प्रगति हुई थी। और यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा व्याख्या, ठीक है ना। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न लगाते हैं, बताइए गुप्त कालीन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्नों से सुसज्जित था। अजंता की चित्रवली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। बताइए उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? 1 2 2 1 और 3 या 1 2 3? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सत्य हैं। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्नों से सुसज्जित था। तो प्रथम का नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दरबार सुसज्जित था, ठीक है ना। व्याख्या यहाँ पे है, व्याख्या देख लीजिए अच्छा से। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? मृच्छकटिकम, शूद्रक, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, अष्टध्यायी, पतंजलि, अमरकोश, अमर सिंह। तो इसमें आपको सब सही है, अष्टध्यायी पतंजलि वाला सुसमित नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अष्टध्यायी की रचना पणिनि द्वारा किया गया, याद रखिएगा, पणिनि के द्वारा। टोटल आपको 45 प्रश्न होगा, 40वां पे हम लोग हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यभट्ट कृत आर्यभट्टियम गणित की पुस्तक है। रोमन सिद्धांत नामक रचना का संबंध खगोल शास्त्र से है। ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति ज्ञात हुआ था। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन इसमें सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है गुप्त काल में धातुओं को मिलाने का प्रयोग हुआ। 2 कह रहा है मेहरौली लौह स्तंभ में उत्तम किस्म के लोहे का प्रयोग हुआ। घबराना नहीं है, इस तरह के प्रश्न देख के लगाइए, नहीं मालूम है तो सीखिए, इना कि हमसे नहीं लग रहा है, सीखते 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 और सीख जाइएगा। एक केवल 1, 2 में केवल 2, 3 में 1 और 2, और 4 में न तो 1 न तो 2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सत्य है। व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे वीडियो रोककर। चौथा प्रश्न कह रहा है, बोले 42 नंबर, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री का प्रेम कथा। चंद्रगुप्त द्वितीय और पश्चिम भारत के शक छत्रपों पर विजय। सी में चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। या डी में गुप्त राजवंश के राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम कथा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन एक, धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम कथा इसमें आपको दिया गया है। देख लीजिए व्याख्या। अब हम लोग देखेंगे पतन, यानी कि गुप्तों का पतन के बारे में। टॉपिक खत्म। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताइए कमजोर उत्तराधिकारी का होना, हुणों का आक्रमण करना, या सामंतों द्वारा विद्रोह करना। तो तीनों कथन इसका सही है, ठीक है ना, तीनों कथन देख लीजिएगा। व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। चौथा 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। बताइए हुणों द्वारा गुप्त शासकों को पराजित करने के मुख्य रूप से क्या सहायक रहा? उत्तम घुड़सवार, रकाबों का प्रयोग, घोड़े पर बैठा हुआ धनुर्धर, या सभी? इसका हो जाएगा इनमें से डी, सभी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हुण घुड़सवारों में बेजोड़, आपको व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 45 और लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मालवा नरेश यशोवर्मन ने हुनों को पराजित किया था। यशोवर्मन ने 532 में विजय स्तंभ पर निर्माण किया। करद यानी कर देने वाले सामंत राजाओं ने गुप्त साम्राज्य को दुर्लभ बनाया। कौन सा कथन इसमें क्या है? सत्य है। तो सी, यानी कि तीनों कथन सत्य है। और व्याख्या यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा।
देखिए कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो जाता है तो उसको लेकर आप लोग गूगल कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उस पर हमको मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।